Welcome to my channel Math and Medicine. Today our topic is chapter number 15 Introduction to Graph. तो सबसे पहले ग्राफ की नीड क्यों है बच्चों, हम लोग ग्राफ क्यों पढ़ रहे हैं। तो ग्राफ से हम कोई भी डेटा को, जो हमारे पास बहुत सारा डेटा होता है, उसको हम आसानी से समझ सकते हैं। कभी उसकी जो हमको इन्फॉर्मेशन निकालनी हो आगे तो हम उसे निकाल सकते हैं, इसीलिए हमको ग्राफ है। ग्राफ मीन्स ये नहीं है कि आप वो वाला पेपर जो है वो ग्राफ नहीं है। ग्राफ मीन्स एक डायग्राम है, एक चार्ट है जो आपको कभी भी इंफॉर्मेशन लेने के लिए यूज होता है। ठीक है, तो ये है हमारा मतलब इस वीडियो में हम सारे टॉपिक कवर करेंगे। बार ग्राफ, पाई चार्ट, पाई ग्राफ, हिस्टोग्राम, लाइन ग्राम, और इसमें एक और होता है क्या, डबल बार ग्राफ, लीनियर ग्राफ, कोऑर्डिनेट्स, डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो हम सबको एक एक करके देखते हैं। तो हमारा फर्स्ट है बार ग्राफ। फर्स्ट टॉपिक इज बार ग्राफ। तो बार ग्राफ क्या होता है बच्चों, बार ग्राफ सिंपल, जिसमें हम डेटा को किसके फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, बार के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट है और उनकी हॉबीज है। ठीक है, एक्टिंग, डांसिंग, कुकिंग, पेंटिंग, ऐसे 4 हॉबी हैं। अब इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट के हमको बार बनाना है। ठीक है, तो ये हमने ले लिया 5 स्टूडेंट को। सपोज ये हमने ले लिया कि 5 स्टूडेंट को क्या एक्टिंग पसंद है, 10 को डांसिंग पसंद है, और 5 को कुकिंग पसंद है, 20 को पेंटिंग पसंद है। इस तरीके से तो हमने क्या लिया, 5 एक्टिंग ले लिया हमने, 5 स्टूडेंट को एक्टिंग पसंद है। फिर हम दूसरा बार बनाएंगे। अब कुछ डिस्टेंस पे हम नेक्स्ट बार बना रहे हैं, जैसे कि हमने पेंटिंग का बनाया, 20 स्टूडेंट जो हैं वो पेंटिंग पसंद करते हैं। फिर समान डिस्टेंस में हम अगला बनाएंगे जो कि है 10 डांसिंग। हम 10 ले लेते हैं, ये हो गया हमारा डांसिंग का, डांसिंग, पेंटिंग, और एक लास्ट क्या है हमारा, कुकिंग। कुकिंग हमारा ये 5 है, तो ये हमने ले लिया कुकिंग। ठीक है, तो इस तरीके से हम बार ग्राफ बनाते हैं, जिसमें हम बार के फॉर्म में डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम आसानी से इसे देख के बता सकते हैं कि कौन सी हॉबी ज़्यादा बच्चों की, क्या हॉबी ज़्यादा बच्चों को क्या पसंद है, पेंटिंग पसंद है, फिर डांसिंग पसंद है ना। इस तरीके से हम बता सकते हैं। हमारा एक्स एक्सिस ले लेते हैं, वाई एक्सिस ले लेते हैं। ठीक है, इसी में एक होता है डबल बार ग्राफ। अब 20 गर्ल्स हो गई। ठीक है, तो ये डेटा अगर गिवन है तो हम कैसे बनाएंगे। अब हमको डबल बार ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो ये हमने सेम ले लिया। ठीक है, अब एक्टिंग के लिए, एक्टिंग में 5 बॉयज़ हैं और 5 गर्ल्स हैं। ठीक है, तो हमने गर्ल्स के लिए ये ब्लैक बना दिया, 5। ओके, 5 गर्ल्स हैं और 5 बॉयज़ हैं। ठीक है, अब पेंटिंग में 10 बॉयज़ हैं और 20 गर्ल्स हैं, तो 10 बॉयज़ हैं। ठीक है, ये ब्लैक वाला बॉयज़ और ये वाला गर्ल्स। ठीक है, तो बॉयज़ कितने हैं, 10, पेंटिंग में 10 हैं, तो हम ये 10 तक ले जा दिए, ये ऐसा। और गर्ल कितनी हैं, 20 हैं, तो हम इसको 20 तक ले जा देंगे। नेक्स्ट हमारा डांसिंग है। इसमें भी हम यहाँ पर इक्वल डिस्टेंस रखेंगे। तो डांसिंग में कितने बॉयज़ हैं, 10 बॉयज़ हैं, तो हमने ये 10 बॉयज़ के लिए ले लिया। और गर्ल्स कितनी हैं, 20 गर्ल्स हैं, तो ये बन गया। ठीक है, अब है कुकिंग में 5 बॉयज़ हैं, 5 बॉयज़ हो गए, और 10 गर्ल्स हुई। तो इस तरीके से हमारा डबल बार ग्राफ बनता है। यहाँ पे हम रिप्रेजेंट कर देंगे कि ये ब्लैक वाला क्या है, बॉय के लिए है, और ब्लू वाला हमारा गर्ल के लिए है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा डबल बार ग्राफ होता है। अब हमारा बार ग्राफ और डबल बार ग्राफ इस तरीके से होता है। अब एक होता है हमारा सर्कुलर ग्राफ या फिर पाई ग्राफ। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक इज, ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक इज सर्कुलर ग्राफ और पाई ग्राफ। अब सर्कुलर ग्राफ या पाई ग्राफ क्या होता है, इसमें हम डेटा को सर्कुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जब हमारे पास ज़्यादा अमाउंट ऑफ डेटा होता है, मीन्स अब 30% को या फिर 50% ऐसे परसेंट वाले को उनको रिप्रेजेंट करना है, तो हम इस पूरे सर्कुलर को क्या मान लेते हैं, 100% मान लेते हैं। और फिर हम क्या करते हैं, डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हमारा बोल दिया कि क्या है, किटकैट 30% है, तो अब ये अगर 100% है तो इसका जो हाफ है वो कितना होगा, इसका जो हाफ है वो 50% हो
हो जाएगा, और लगभग इतना क्या हो जाएगा, हाफ से, इसके हाफ से थोड़ा ज़्यादा 30% कितना हो जाएगा हमारा, 30% हमारा किटकैट है। तो ये वाला जो है, ये वाला है, इसको हम लिख सकते हैं किटकैट। ठीक है, इतने स्टूडेंट को किटकैट पसंद है, किटकैट 30% को पसंद है। ठीक है, डेयरी मिल्क 50% को पसंद है। अब 15% को 5 स्टार पसंद है। तो अब इसका यहाँ पे लेट्स सपोज ये हो जाएगा हमारा 50%, तो ये जो है 15% और ये है 5%। तो 15% को क्या पसंद है, 5 स्टार पसंद है, और 5% को मंच पसंद है। तो इस तरीके से जब हम डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं सर्कुलर फॉर्म में, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पाई ग्राफ। ठीक है, तो सर्कुलर में जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो ये हो गया हमारा पाई ग्राफ या फिर सर्कुलर ग्राफ। इसको अगर हमारी वैल्यू परसेंट में दी हुई है और हमको एग्जैक्ट बनाना है तो हम क्या करते हैं, ये पूरा 360 है, तो 360 किसके इक्वल है, 100 के इक्वल है। ये जो सर्कल होता है ये कितना डिग्री होता है, ये 360 डिग्री होता है, तो 360 किसके इक्वल है, 100 के इक्वल है। ठीक है, तो हमको 100% के इक्वल है, तो हमको 30% की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकलेगा, 30, तो इसको 360 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा जो है वो निकल जाएगा 108 डिग्री। मतलब इसका जो 30% है वो कितना, ये वाला जो हमारा एंगल है ये कौन सा, कितना है, 108 डिग्री एंगल है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम सारे की भी निकाल सकते हैं वैल्यू इसे एग्जैक्ट बनाने के लिए। बाकी ऐसे सर्कुलर ग्राफ बनाने के लिए इसे आप 100% मान के, ये 30% है, 15% है, इस तरीके से हम ये पाई ग्राफ को लेते हैं। एग्जैक्ट वैल्यू के लिए हम क्या करते हैं, हम 360 से मल्टीप्लाई करते हैं। 30% की वैल्यू हम डिग्री के फॉर्म में निकालने के लिए 108 डिग्री आया, तो निकालने के लिए क्या करते हैं, सिंपल 360 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक इज हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम कब यूज़ करते हैं, जब हमारे पास बहुत ज़्यादा डेटा होता है तब हम हिस्टोग्राम यूज़ करते हैं। और इस डेटा के लिए हम क्या ले लेते हैं, क्लास इंटरवल ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, क्लास इंटरवल लेते हैं। जैसे वेट है, अब बहुत सारे सभी का वेट अलग अलग होता है, तो हम इंटरवल ले लिए। जैसे 40 से 45 के वेट, मतलब कितने स्टूडेंट हैं जिनका जो वेट है वो 40 से 45 के बीच है, तो इसमें हम क्या ले लेते हैं, क्लास इंटरवल ले लेते हैं। जैसे 40 से 45 के कितने हैं हमारे पास, 4 स्टूडेंट हैं जिनका वेट जो है वो 40 से 45 है। ठीक है, अब ऐसे 45 से 50 के बीच में कितने हैं, ऐसे 2 लोग हैं। वैसे ही 50 से 55 के बीच में सपोज 6 लोग हैं, और 55 से 60 वेट वाले 3 लोग हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यदि हमारे पास डेटा है, हमने ले लिया क्लास इंटरवल, और इसको हम कैसे बनाते हैं, जहाँ से हम 0 से 40 इतना तो है नहीं, तो हम इसको ऐसा जैक लाइन से यूज करके फिर हम डायरेक्ट 40 ले लेते हैं। अब 40 से 45 कितने स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट या पर्सन, और ये हम ले लेते हैं क्लास इंटरवल या फिर वेट ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, तो अगर हमारा डेटा इस तरीके का होगा तो हम क्लास इंटरवल लिए। अब 40 से 45 कितने स्टूडेंट हैं, ये है 4 स्टूडेंट। 45 से 50 वेट वाले कितने हैं, 4 स्टूडेंट। 45 से 50 वाले 2 स्टूडेंट। तो ये हमने, अब इसमें देखो इन दोनों बार के बीच में गैप नहीं है, तो जब हमारा डेटा इस तरीके का होता है तो हम क्लास इंटरवल लेते हैं और इन दोनों के बीच में गैप नहीं रखते हैं। 50 से 55 वाले 6 स्टूडेंट हैं, और 55 से 60 के बीच 3 स्टूडेंट हैं, तो 3 हमारा ये वाला होगा। तो हम ऐसे चलते हैं, ये है हमारा 3। ठीक है, तो इस तरीके से हम हिस्टोग्राम बनाते हैं जिसमें क्या होता है, गैप नहीं होता है। और हिस्टोग्राम किस में यूज़ हो सकता है, जैसे कि एज ग्रुप होता है कि इतने से इतने एज वाले हैं, ऐसा। नेक्स्ट टॉपिक इज लाइन ग्राफ और लीनियर ग्राफ। अब लाइन ग्राफ से क्या समझ में आ रहा है हमको, लाइन ग्राफ क्या होता है,
ऐसे डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लाइन ग्राफ का यूज़ करते हैं जो कंटिन्यूसली चेंज होता हो। जैसे टेम्परेचर हो गया, टेम्परेचर हमेशा चेंज होते रहता है, सेम रहता है क्या नहीं, वो कब टाइम क्या होते रहता है, चेंज होते रहता है। ऐसे डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए जिसमें हमें एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए हो कि 6 AM को मानने के बाद हमें कितना टेम्परेचर था, ये हमको एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए और डेटा क्या है, कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। तो ऐसे डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लाइन ग्राफ का यूज़ करते हैं, ठीक है। और वहीं लीनियर ग्राफ क्या होता है, अगर वही एकदम मतलब डिपेंडेंटली चेंज हो रहा है, ये चेंज हो रहा है तो ये चेंज हो रहा है, ये चेंज हो रहा है तो ये चेंज हो रहा है, और क्या होता है, हमारा ग्राफ एक लाइन के फॉर्म में आता है। मतलब लाइन ग्राफ ही यदि ऐसा हमारा एक ऐसा आ जाए या ऐसा आ जाए, मतलब डिपेंडेंट टाइप का आ जाए, सिंपल सीधी लाइन, अनब्रोकन लाइन आ जाए, सिंपल यदि अनब्रोकन लाइन यदि हमें लाइन ग्राफ में मिल जाएगी, अनब्रोकन लाइन, तो हम उसको लीनियर ग्राफ बोलेंगे। तो अब हम आ जाते हैं पहले लाइन ग्राफ में। तो लाइन ग्राफ क्या है, सपोज ये टेम्परेचर है, ऐसे ही और क्या एग्जाम्पल हो सकता है हमारे लाइन ग्राफ का, जिसमें स्पीड हो सकती है। गाड़ी की स्पीड क्या होती है, हमेशा सेम रहती है क्या नहीं, वो क्या होती जाती है, चेंज होती जाती है। तो किस टाइम पे कौन सी स्पीड थी, हमें अगर एग्जैक्ट डिटेल चाहिए हो तो हम लाइन ग्राफ का यूज करते हैं। अब जैसे सपोज 6 AM को हमारा टेम्परेचर कितना है, 25 है, तो ये हमने एक पॉइंट बना लिया 25। अब वैसे ही अब हम 10 AM में टाइम कितना हो गया, ये टेम्परेचर कितना हो गया हमारा, 30 डिग्री हो गया, ठीक है। अब 2 PM में हमारा टेम्परेचर कितना हो गया, 2 PM में हमारा टेम्परेचर और हाई हो गया, ये 35 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो टेम्परेचर है 6 PM में, फिर से हमारा टेम्परेचर क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है। तो सपोज ये हो गया 27, ठीक है, 27 ये हम लिख लेते हैं 27, ये है 25, 30, 35 और ये 27। तो हमारा लीनियर ग्राफ कैसा बना, ये ऐसा, ऐसा और ये ऐसा। तो ये है हमारा लाइन ग्राफ, ठीक है। ये लीनियर ग्राफ नहीं है, कौन सा ग्राफ हो गया हमारा, लाइन ग्राफ। क्यों, क्योंकि ये क्या है, एग्जैक्ट हमको अनब्रोकन लाइन नहीं मिल रही है, ये लाइन तो यहाँ से ब्रेक हो गई है ना। तो जब भी हमको अनब्रोकन लाइन अगर लाइन ग्राफ में मिलती है तब हम उसे लीनियर ग्राफ बोलते हैं। हम दोनों का यूज सेम ही है, पर ये क्या हो जाता है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ हमारा मतलब चेंज अगर नहीं होता है, एक्स एक्सिस और वाई अगर एक दूसरे पे डिपेंड हो जाते हैं तो हमारा लीनियर ग्राफ बनता है। देखते हैं कि कैसे बनता है। जैसे साइड ऑफ स्क्वायर है, तो जैसे इसका साइज बढ़ेगा, स्क्वायर की साइड, कोई साइड का हम वैल्यू बढ़ाएंगे तो उसका जो पेरीमीटर है वो भी उसके साथ ही बढ़ेगा, है ना। इसमें इन दोनों में डिपेंडेंसी नहीं थी, ऐसा जरूरी नहीं था कि जितना टाइम बढ़ते जाएगा तो टेम्परेचर हो सकता है कि टेम्परेचर कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। पर इसमें क्या है, अगर हम स्क्वायर की साइड बढ़ाएंगे तो पेरीमीटर क्या होगा, बढ़ेगा ही बढ़ेगा, है ना। तो जैसे हमारी साइड है 2 और तो फिर पेरीमीटर क्या हो जाएगा, अगर साइड 2 है तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 2, 4, 6, 8 हो जाएगा। तो ये वाला हमारा पॉइंट आएगा। वैसे ही यदि साइड क्या हो, यदि 3 हो साइड तो कितना हो जाएगा हमारा पेरीमीटर, यदि 2 है तो 8 हो जाएगा, 3 है तो 12 हो जाएगा। तो 3 है तो हम ये ले लेते हैं 12, और 4 है तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो 4 है तो हमने क्या ले लिया, 16 ले लिया, और 5 है तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा क्या बना, ये बनाने का मेथड क्या है, दोनों सेम ही है। लाइन ग्राफ और लीनियर ग्राफ बनाने का मेथड सेम ही है, पर लीनियर ग्राफ क्या होता है, अनब्रोकन लाइन होता है, ये सीधी लाइन ही होती है, ठीक है। पर जो लाइन ग्राफ है वो ऐसे ब्रेक हो जाता है कहीं से, ठीक है। तो ये होता है हमारा लाइन ग्राफ और लीनियर ग्राफ में बेसिक डिफरेंस। और ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक इज कोऑर्डिनेट्स। तो कोऑर्डिनेट्स क्या होता है, कोऑर्डिनेट्स होता है किसी भी पॉइंट की पोजीशन बताता है। जैसे हमें ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, अब ये पॉइंट कहाँ है, इसकी पोजीशन कौन बताएगा, कोऑर्डिनेट बताएगा। अगर मैं इसकी पोजीशन सिर्फ एक जगह से बताऊं, वाई एक्सिस की कितनी डिस्टेंस पे, यदि मैं बोल दूं कि वाई एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पे है, सपोज 5 सेंटीमीटर पे है, ठीक है।
मतलब ऐसे ही मान लेते हैं कि ये 5 सेंटीमीटर पे, तो ये भी 5 सेंटीमीटर पे, ये भी 5 सेंटीमीटर पे, ये भी 5 सेंटीमीटर पे, ये सारे कितने हैं 5 सेंटीमीटर पे। मतलब इसकी एग्जैक्ट पोजीशन बताने के लिए यहाँ से भी अगर मैं इसकी डिस्टेंस बता दूँ तो एग्जैक्टली ये पॉइंट कहाँ पर है ये पता चलेगा। तो कोऑर्डिनेट्स क्यों होते हैं कि एग्जैक्ट पोजीशन बता सके। जैसे हमें हमेशा 2 डिटेल की ज़रूरत पड़ेगी कोई भी, जैसे आप अपनी क्लास में भी बेंचेस में बैठते होगे तो जाते होगे तो कौन सी रो में और कौन सी नंबर की बेंच पे आप बैठोगे, 2 डिटेल चाहिए आपको। पहले तो वो कौन सी रो पे है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड, फोर्थ रो पे है और थर्ड बेंच पे है, तो मतलब हमको 2 डिटेल चाहिए। तो कौन सी रो पे है और कौन सी पोजीशन, कौन सी सीट नंबर है, ठीक है। ऐसे ही हमारे किसमें एक और एग्जांपल क्या हो सकता है कि हम जैसे टॉकीज जाते हैं तो हमें टिकट नंबर मिलता है, तो बहुत सारी लाइनें रहती है ना। क्लासरूम का तो एग्जांपल छोटा सा, बहुत सारी रहती है, तो हमको कैसे एग्जैक्ट सीट नंबर भी पता होना चाहिए और कौन सी रो पे है वो हमको बता देता है, तो हम एग्जैक्टली पोजीशन पता कर लेते हैं। तो इसी तरीके से हमारी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से हम क्या करते हैं, पोजीशन को, एग्जैक्ट पोजीशन को बता सकते हैं। तो पहली वाली जो जैसे ये है 1 2 3 4, ठीक है। अब ये जैसे ये पॉइंट है, ये यहाँ पे भी हम ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो इस पॉइंट की पोजीशन हम क्या लिखेंगे 3 और यहाँ से 4, ठीक है। मीन्स हमको क्या देखना है, ये वाला हमारा x और ये वाला हमारा y। तो हम पहले x लेते हैं फिर y लेते हैं। तो इस पॉइंट की एग्जैक्ट पोजीशन क्या है 3 और 4। अगर हमको अब ये कोऑर्डिनेट दे दिया, अब सपोज हमको एक कोऑर्डिनेट दे दिया 7 और 5, ठीक है, तो हम समझ जाएंगे कि x से 7 नंबर पे और y से 5 नंबर पे। तो x से हम गए 7 और x से गए हम कहाँ तक 5 तक। तो ये वाली जो पोजीशन है ये हो गई 7 और 5। तो इस तरीके से हम कोऑर्डिनेट से उसकी क्या बता सकते हैं, एग्जैक्ट पोजीशन बता सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारे कोऑर्डिनेट्स जो कि हमें एग्जैक्टली पोजीशन बताते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक इज डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट। अब डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, x जो है वो y पे डिपेंड नहीं करता है। मतलब कहीं से भी हम बस उसकी पोजीशन बता दें तो x एक्सिस और y एक्सिस जैसी हैं, तो x की वैल्यू y पे डिपेंड नहीं कर रही है। पर समटाइम्स ऐसा होता है कि x की वैल्यू y पे डिपेंड करती है। जैसे यदि हम ले लें कि इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया कि जितनी ज़्यादा हम यूज़ करेंगे उतना ही बिल आएगा ना। ऐसा तो नहीं कि ज़्यादा यूज़ करेंगे अचानक से कम हो जाएगा, नहीं होगा ऐसा। तो डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया क्या, इलेक्ट्रिसिटी बिल और जो हम यूज़ कर रहे हैं, है ना, यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिसिटी बिल। अगर हम यहाँ पे चार्ट बना दें, यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और बिल, ठीक है। तो जितना हम यूज करेंगे बिल भी उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, आपस में डिपेंडेंट है। तो डिपेंडेंट है मीन्स ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। तो इसका ग्राफ कैसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। तो कभी भी जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसका ग्राफ क्या बनता है, लीनियर ग्राफ बनता है, आइदर ऐसे और ऐसे, ठीक है, इस तरीके से बनेगा, ठीक है। तो कभी भी जो भी हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसका एक लीनियर ग्राफ बनता है, और जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसका ग्राफ जो है वो लीनियर नहीं बनता है सब। और इसमें क्या एग्जांपल हो सकता है कि डिस्टेंस और टाइम, ठीक है। तो जितना ज़्यादा हमें टाइम लगेगा और उतनी ही डिस्टेंस हम कवर कर पाएंगे अगर हम चल रहे हैं सेम स्पीड से, तो है ना। तो जितना ज़्यादा टाइम, इतने टाइम हम इतनी डिस्टेंस कवर कर लिए, इतने टाइम। तो ये भी क्या हो गया, एक डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। तो इसका भी क्या बनेगा, एक लीनियर ग्राफ हो गया। तो ये जो होते हैं हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। और वहीं जहाँ एक्स और वाई में कोई रिलेशन नहीं होता है तो वो हमारा होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। अब ये है हमारा इंडिपेंडेंट का एग्जांपल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, जिसमें मतलब एक्स और वाई कोऑर्डिनेट के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है। मीन्स जैसे ये ले लिया हमने 2 days 4 days 6 days 8 days, ठीक है।
तो ये है डेज जितने, मतलब 2005 में कितनी बर्फ गिरी, 2005 में कितने दिन बर्फ गिरी, सपोज 4 डेज गिरी। अब ठीक है, 2010 में कितनी गिरी, 2 डेज गिरी। फिर 2015 में 8 डेज गिरी। मतलब इनके बीच में क्या है, कोई रिलेशन नहीं है। तो ये क्या है, आपस में इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एक्स और वाई में कोई कनेक्शन नहीं है। सपोज 6 डेज गिरी, ठीक है, तो एक्स और वाई में जहाँ कोई कनेक्शन नहीं है तो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाता है। तो इस तरीके से हम डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल देखते हैं। और जो डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं वो तो क्या बनते हैं, अक्सर लीनियर ग्राफ बनते हैं।